हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और अपन लोग अभी देख रहे हैं यूजीसी पेपर नेट दिसंबर 2000 जून 2025 अभी हम लोग देख रहे हैं। वी आर द हिस्ट्री क्लब। एंड मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आप लोग यहाँ से क्या क्या सीखने वाले हो। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो। और टाइम को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। कल मैंने 11 तक कराया था। कल टैब चार्ज नहीं था तो अक्सर मुझे बीच में रोकना पड़ा। सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ये सवाल क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? फर्स्ट, द दीदारगंज यक्षी बिलोंग्स टू मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न आर्ट स्टाइल. The Sachi bust is famous Gupta sculpture. The Sultanganj Buddha is from Gupta period. Next, the Sarnath Buddha in the Dharmachakra posture is a specimen of Gupta sculpture, and the Trimurti Seva at Elephanta belongs to Gupta style. 5 ऑप्शन है ए से लेकर ई तक। अब यहाँ देखो करेक्ट आंसर निकालना है। तो सबसे पहले देखो एट मैक्स कितना करेक्ट है ऑप्शन में। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, 4, 4, मतलब एट मैक्स करेक्ट कितना है? 4। और ऑप्शन में है 5, मतलब कोई एक गलत है। अब उसको क्या करना है? हम लोगों को गलत करना है तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो दीदारगंज जैसे आपको पता है ये सिंपल स्टेटमेंट है, मौर्य का है, आर्ट स्टाइल का है। सांची बस्ट इज अ फेमस गुप्ता स्कल्पचर, ये भी सही है। सुल्तानगंज बुद्धा इज फ्रॉम गुप्ता पीरियड, है ना, बिहार में है सुल्तानगंज, भागलपुर में है। सारनाथ बुद्धा इन द धर्म चक्र पोस्चर इज अ स्पेसिमेन ऑफ गुप्ता स्कल्पचर। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि ये आखिर गुप्ता का है या फिर मौर्य का है। और त्रिमूर्ति शिवा एट एलिफेंटा, जो केव है एलोरा एंड एलिफेंटा का केव है, तो उस एलिफेंटा में त्रिमूर्ति शिवा एट बिलोंग्स टू गुप्ता स्टाइल। तो यहाँ बच्चों ये फुल्ली क्या है? नॉलेज का है। अगर आपको पता है तो आप फिट करोगे, वरना गेसिंग में यहाँ पे फिर फंसोगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा? ए बी सी डी। ये लास्ट का जो ऑप्शन है ये क्या है? वो ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है देख लो। द फेमस ट्रिनिटी ऑफ शिवा फाउंडेड एलिफेंटा कॉल्ड महेश्वरा स्टैचू बिलोंग्स टू राष्ट्रकूटा स्कल्पचर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी जो दिया हुआ है सब सही है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी बिजनेसमैन signed the Bombay Declaration 1936, which was an open indictment of Nehru's socialist teaching? ये कह रहा है क्या कि काफी सारे बिजनेसमैन ने क्या किया था? बॉम्बे डिक्लेरेशन साइन किया था। क्यों किया था? नेहरू जी का जो सोशलिस्ट टीचिंग था ना उसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो कितने लोगों ने साइन किया था? 18, 19, 20। फुल्ली फैक्चुअल है। और आई डोंट थिंक जो दीप में पढ़ा होगा वो इसको हिट करेगा, अदरवाइज आपको टेक लेना पड़ेगा। 18 थे, 19 थे, 20 थे, 21 से। तो इसका जो आंसर क्या है? 21। ठीक है, बस इसको रट लो, याद कर लो कि क्या पता ये रिपीट हो नेट जीआरएफ में, नेक्स्ट कहीं भी पेपर में या स्टेट में जो एग्जाम लेती है बिहार सरकार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश लेने वाली है, हिमाचल। अगर वहाँ ये रिपीट है तो आप क्या कर सकते हो? वेट कर सकते हो। तो द बॉम्बे डिक्लेरेशन कब साइन हुआ था? 1936। ओके, बाय 21 लीडिंग इंडस्ट्रीज, है ना। इन दिस डिक्लेरेशन द इंडस्ट्रियलिस्ट डिस्क्राइब नेहरूज सोशलिस्ट आइडियाज एज डिस्ट्रक्टिव एंड हार्मफुल टू द कंट्री। ओके, नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है भाई, बताना है। ए बी सी डी, मोस्टली देख रहे हो 5 ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या चाहिए? क्रोनोलॉजी में आपको सबसे पहले मिनिमम नॉलेज चाहिए, और दूसरा बात और क्या चाहिए? मिनिमम नॉलेज आपको चाहिए, है ना। और प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस से आप निकाल सकते हो। पहला देखो क्या है? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू गर्ल्स स्कूल इन कलकत्ता, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाहौर यूनिवर्सिटी कॉलेज, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, है ना। तो ये तो लग रहा है कि चलो आ रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हंटर कमीशन, ये भी पता होगा, एंड अलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब बताओ इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट कब आया था? एनीवन? कब आया था? 1904 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, ए बी ई डी सी, बी ए बी ए, मतलब ए बी यही दोनों में से फर्स्ट होगा कोई ना कोई। तो इसका
चलो आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका आंसर होगा ए बी डी ई सी। सबसे पहले ए, फिर बी, फिर डी, फिर ई, फिर सी। अब देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे क्या आपको याद करना पड़ेगा। स्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू गर्ल्स कॉलेज इन कलकत्ता 1849, ओके। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाहौर यूनिवर्सिटी कॉलेज 1864। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हंटर कमीशन 1882। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। ये आपको क्या करना है, याद करना है। और आप पढ़े होंगे स्पेक्ट्रम, तो आपको मिल जाएगा काफी कुछ, या मॉडर्न हिस्ट्री की अच्छी किताब, स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। यहाँ पे कुछ कल मैंने बताया था वैल्यू एडिशन। अच्छा, राष्ट्रकूटा के बारे में यहाँ था ना, ये राष्ट्रकूटा है, तो यहाँ देख लो राष्ट्रकूटा वैल्यू एडिशन है। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी 8 to 10 सेंचुरी। फाउंडर कौन थे, दंती दुर्ग। कब, 753 सीई। कृष्णा वन जो थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, फेमस फॉर कैलाशनाथ टेम्पल जो एलोरा में है, महाराष्ट्र का। कभी मौका मिले लाइफ में तो जरूर जाना। ये इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है, ओके। कृष्णा वन ने बनवाया था कैलाशनाथ टेम्पल। और देखो, इस टाइम पीरियड में ना ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, है ना। कौन कौन थे, पाला, गुर्जर प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा। तो राष्ट्रकूटा की तरफ से इसमें जो किंग थे, किंग ध्रुवा एंगेज थे, ओके। यहाँ देख लो, दंती दुर्गा राष्ट्रकूटा के फाउंडर, कृष्णावन कैलाश टेम्पल, ध्रुवा कन्नौज स्ट्रगल, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। यही इन्हीं के राजा राष्ट्रकूटा का गोविंद थ्री, इन्होंने एक्सपेंशन किया राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का। अमोघ वर्षा वन, ये इनको कविराज मार्गा भी कहा जाता है, इनका टाइटल है। ये भी राष्ट्रकूटा किंग थे। एंड तैलापा द्वितीय, एंड ऑफ राष्ट्रकूटा रूलर। इनसे क्या होता है, राष्ट्रकूटा समाप्त हो जाता है। तो ये जो किंग का नाम है, याद रखना, ये लोग जो किंग है, ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ओके। और ये वैल्यूडेशन हो गया। नेक्स्ट, यहाँ मैंने वैल्यूडेशन करा है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। हिंदू गर्ल्स स्कूल कलकत्ता, ये 7 मई 1849 को ओपन हुआ था। और इसी का नाम बाद में जाकर लेटर बिकेम नोन एज बैथुन स्कूल, और बाद में बैथुन कॉलेज हम लोग जानते हैं इसे। और ये अंदर लॉर्ड डलहौजी उस समय क्या थे, गवर्नर थे, जनरल थे। और इन किसने फाउंड किया, J.D. बैथ्यून ने क्या किया, इनका स्थापना की। अदर एसोसिएट्स कौन थे, दक्षिणारंजन उपाध्याय एंड राम गोपाल घोष, नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, और यही बैतून स्कूल है जो बाद में जाकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इट्स डेवलपमेंट। और ये यूपीएससी में भी आ चुका है इनसे सवाल। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाहौर यूनिवर्सिटी कॉलेज, ये 1864 में है, ओके। एंड इट वाज एफिलिएटेड विद द यूनियन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था ये कॉलेज। अपने आप में यूनिक चीज है। सो कभी आए तो ट्रैप में मत फंसना, ये करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे एक नाम है बच्चों, उसको याद करना, डॉक्टर J.W. लीटनर। ये जो थे, ये फर्स्ट प्रिंसिपल थे। एंड ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर इन 1882। तो इन्होंने एक तो अपना लाहौर यूनिवर्सिटी में पहला प्रिंसिपल का काम किया है और एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। दूसरा, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में 1882 में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एस्टेब्लिशमेंट के लिए। नेक्स्ट, एट दैट टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल थे सर जॉन लॉरेंस, ओके। उनका टाइम पीरियड है 1864 to 1869। और 1869 में क्या हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ था। उस समय भी कौन थे गवर्नर जनरल, सर जॉन लॉरेंस। चलो ध्यान रखना, ओके। चलो, नेक्स्ट आपका हंटर कमीशन है। हंटर कमीशन 1882, इसको हम लोग इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। और ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे, जिनका टाइम पीरियड है 1880 से 84 के टाइम पे इसका फॉर्मेशन किया गया था। आखिर क्यों बना हंटर कमीशन, रोल क्या था, टू एग्जामिन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन आफ्टर द वुड डिस्पैच ऑफ 1854, है ना। 1854 में वुड डिस्पैच बना, उसके प्रोग्रेस को देखने के लिए हंटर कमीशन का बनाया गया था। और जिसका प्राइमरी फोकस क्या था, प्राइमरी एजुकेशन को और अच्छा करना। बच्चों यहाँ एक और चीज देखो, हंटर कमेटी का भी गठन हुआ था जलियांवाला बाग के बाद। तो वो 1919 में हुआ था, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी,
ये 23 सितंबर 1887 को एस्टेब्लिश किया गया था थ्रू एक्ट ऑफ 18 ऑफ एक्ट ऑफ 1887। ये ध्यान देना है ना। और यूनिवर्सिटी आइडिया गिवन बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के थे विलियम म्योर। ये इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले आइडिया दिया था स्थापना के लिए। ये भी आ सकता है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाज गिवन बाय whom, विलियम म्योर। और एट दैट टाइम 1887 में वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। 1884 से 88 इन्हीं के टाइम पे क्या बना था, कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। ओके, लास्ट वन जो हमारा था इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। तो ये कब हुआ, लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में, जिनका कार्यकाल क्या था 1899 से 1905। इसी समय इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट का फॉर्मेशन हुआ। अर्लियर डेवलपमेंट ये कैसे बना था देखो, पहले शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ 1901 में। फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन, जिसको रालेग कमेटी भी कहते हैं, कमीशन 1902 में। फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 और एक्ट 1904, ध्यान देना है। ओके, ये वैल्यू एडिशन हो गया इतना। अब आगे चलते हैं, इसको लिखते रहना, देखते रहना। नेक्स्ट, हाउ मेनी हिल फोर्ट्स वेयर देयर इन शिवाजी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच प्रोविंस पनहाल लोकेटेड एट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कोल्हापुर। तो कितने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में बांटा गया था, है ना। तो इसका आंसर तो बहुत ही एक तरह से कहो तो डिफिकल्ट में आएगा ये, ठीक है, इतना डीपली शायद ही कोई पढ़े। तो 15 का आंसर क्या होगा, सी। सी में कितना है, 13 हिल फोर्ट में इसको क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था पनाल को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अभी ये इम्पोर्टेंट है क्यों, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शिवाजी के है ना 12 फोर्ट को ऐड किया गया है। तो चांसेस है कि आएगा। और 12 फोर्ट में से 11 फोर्ट महाराष्ट्र में है और एक फोर्ट तमिलनाडु में। वो कौन सा है, कमेंट में बताओ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू whom is Vasudev Balwant Phadke considered as the father of revolutionary nationalism in India? है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है। किसने कहा था इनको, सब इसका जवाब क्या हो गया, आरसी मजूमदार ने इनको क्या कहा था, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना। आरसी मजूमदार, also known as Ramesh Chandra Majumdar, was a renowned Indian historian. He considered Vasudev Balwant Phadke as the father of revolutionary nationalism in India because Phadke supported armed struggle against British rule and revolted against British government in 1879. Therefore, मजूमदार ने उनको बोला है। ओके, इसको याद कर लो, अच्छा स्टेटमेंट है, मेंस में भी लिख सकते हो अगर पर्सनालिटी बेस्ड सवाल है या आपसे पूछ दे इंटरव्यू में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये क्या है, मैच द कॉलम है। तो ये मैच द कॉलम भगवत गीता है, हर्षचरिता है, मिलिंद पन्ना है, पौमाचर्यम है। ठीक है, ये तो इजी कैटेगरी में आएगा, है ना। भगवत गीता महाभारत, हर्षचरिता बाणभट्ट, मिलिंद पन्ना बुद्धिज्म और पौमाचर्यम जैनिज्म। ठीक है, आई थिंक यहाँ से मैंने कुछ, हाँ, वैलिडेशन किया है, ध्यान दो। जो मिलिंद पन्ना है, हाँ, ये रिटन बाई नागसेना, किस लैंग्वेज में, पाली लैंग्वेज में, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और ये क्या है, तो डायलॉग बिटवीन किंग मिनांडर, मिलिंदा एंड नागसेना के बीच में जो बातचीत हुई है। और ये किंग मिनांडर कहाँ का था, इंडो ग्रीक किंग था। ओके, पौमाचर्यम ये लिखा गया है विमल सूरी के द्वारा, प्राकृत लैंग्वेज में, जैन से रिलेटेड है। और ये है क्या, तो जैन रिटेलिंग ऑफ रामायण आ जाएगा किताब, जैन रिटेलिंग ऑफ द रामायण। तो पौमाचर्यम भूलना नहीं, विमल सूरी, यहाँ से भी यूपीएससी सवाल किया था। नेक्स्ट, एक राइटर है आपका, ऑथर है जीन सेना। इन्होंने किताब लिखी है हरिवंशा पुराना एंड आदि पुराना। किसने लिखा है, जीन सेना ने। ये भी जैनिज्म से रिलेटेड, ये वैल्यू एडिशन है, कहीं आ जाए तो लगा देना। आदि पुराना, हरिवंशा पुराना रिटन बाई जीन सेना, पौमाचर्यम रिटन बाई विमल सूरी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट भक्ति वर्षिप। ठीक है, अब देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 5 है। और यहाँ देखो एटमैक्स कितना है,
सब में एट मैक्स 3 है, मतलब कोई 3 सही है और 2 स्टेटमेंट गलत है, तो हमें क्या करना है, देखो चुनना है ना। पहला स्टेटमेंट, रामानुजा एडवोकेटेड तांत्रिक प्रैक्टिसेस टू फोस्टर द लिंगायत मूवमेंट। वल्लभाचार्य created awareness about the importance of devotion to Krishna, ठीक है। Ramdas popularized Ram worship. Saivism was strong in Tamil Nadu between 17th to 9th century, है ना। और the Warkari sect did not practice caste discrimination, but entry into the sect was restricted to men. ये अपने आप में क्या है, एक स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट है। देखना, देखो जब इस स्टेटमेंट पढ़ो ना, तो देखो कि कौन सा लिबरल स्टेटमेंट है, कौन सा स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, कौन फोर्स्ड स्टेटमेंट है, आपको जानबूझ के बताया जा रहा है फोर्स्ड, है ना। कौन सिमिलर स्टेटमेंट है, अभी आपको आएगा ना, कौन दो स्टेटमेंट सिमिलर है, पक्का उसमें से एक सही होगा एक गलत होगा। तो ये सब नेचर होता है स्टेटमेंट का, उसको पकड़ने का, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर देखा जाए मेरी तरफ से, तो द वर्करी सेक्ट डिड नॉट प्रैक्टिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बट देखो फिर दो जोड़ दिया, एंट्री इनटू द सेक्ट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू मैन, सिर्फ मैन जो है वही एंट्री ले सकते हैं, फीमेल का क्या होगा फिर, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई सेक्ट है तो वो इक्वलिटी की बात करेगा ना। ई को रिमूव करो, ई को हटाओ, ई यहाँ है और ई यहाँ है, ये स्टेटमेंट खत्म, ये स्टेटमेंट खत्म। अब बचा क्या, बी सी डी ए बी सी। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, बी सी, यहाँ भी बी सी, मतलब बी सही है सी सही है, छोड़ दो। अब ए और डी में देखना है कौन सा सही है, ए और डी। अब देखो बच्चों, राम डी पहले देखते हैं, शैविज्म वाज स्ट्रॉन्ग इन तमिलनाडु बिटवीन 7 टू 9, 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच। ऑब्वियस सी बात है, शैविज्म आपको याद है शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, केरला में, एंड अराउंड, तो मैप देखिएगा, केरला तमिलनाडु है, तो ये मान के चल सकते हैं मैं अपने नॉलेज से कि ये सही है, ठीक है। रामानुजा एडवोकेटेड तांत्रिक प्रैक्टिसेस टू फोस्टर लिंगायत मूवमेंट, तो इनके बारे में तो मैंने नहीं सुना है। लिंगायत को तो पता है कि कर्नाटका में बसवा ने क्या किया था, इनका ये किया था, लेकिन कभी पढ़ते वक्त ये नहीं जाना। मतलब देखो, अपने इंट्यूशन जो नॉलेज जानते हैं उस पर बिलीव करके आगे बढ़ना, वही मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको गलत कर रहा हूँ। इसका आंसर मैं क्या लेके चल रहा हूँ, ए गलत हो जाएगा, हटा दो ए, बी सी डी देखते हैं, देखो ए है आंसर इसका, है ना, मतलब बी सी डी ये सही है। क्या सही है, बी सी डी, मतलब ये क्या, ये गलत है, मतलब नॉलेज का, पेरिफेरल नॉलेज का, इंट्यूशन का इस्तेमाल करके आगे बढ़े, ठीक है। तो इस सवाल पे क्या किया मैंने, रुक के तुम लोगों को बताया, तो सवाल पे रुकोगे तो सवाल खुद ब खुद आपको जवाब देगा, ओके। थोड़ा ठहर के, थोड़ा बात विचार करके सवाल से अगर इसको निकालोगे सॉल्यूशन, तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा, ठीक। अब यही है, ए, द फाउंडर ऑफ द लिंगायत, है ना, वीर सेवा वाज भस्सावा, है ना, कर्नाटका में था, साउथ इंडिया में। बाकी जो स्टेटमेंट है, सैविजम वाज, है ना, 9th सेंचुरी। वर्करी सेक्ट भक्ति मूवमेंट का है, एम्फेसाइजिंग इक्वालिटी एंड लव फॉर ऑल, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल द फीमेल सेंट जनाबाई इनरिच द वर्करी सेक्ट थ्रू द हर अभंगाज, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा बाद में, इसको लिख लेना कि जनाबाई किस सेक्ट से बिलोंग करती है, वर्करी सेक्ट से, है ना। नेक्स्ट 19, सवाल क्या है 19 में, ये भी क्या, न्यूज़पेपर एंड क्रोनोलॉजी, ओके। देखते हैं क्या है, ये तो इजी कैटेगरी में जाएगा। नहीं, क्रोनोलॉजी में सॉल्व करना है, मतलब ऑर्डर में बताना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अगर आपको याद हो तो यहाँ पे जो है, इंडियन ओपिनियन सबसे पहले 1903 में, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 में, अभ्युदय 1907, लीडर 1909, यंग इंडिया 1919। मैंने यहाँ पे वैलिडेशन किया कि किसने किसने लिखा था। इंडियन ओपिनियन को किसने लिखा था, महात्मा गांधी, है ना, साउथ अफ्रीका में जो था तब। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा,
1905 कहाँ पे? लंदन में। नेक्स्ट अभ्युदय, मदन मोहन मालवीय का नाम सुना है, महामना 1907 इलाहाबाद। लीडर, ये भी है मदन मोहन मालवीय प्लस मोतीलाल नेहरू का सपोर्ट से 1909 इलाहाबाद। यंग इंडिया गांधी जी 1919 अहमदाबाद, है ना। तो इसको याद कर लो, आएगा। ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, ये क्या है? तो ये जीवी लैटनर है, सत्यानंद अग्निहोत्री है, तुलसीराम है, आत्माराम पांडुरंग है। ये और कौन कौन से फाउंडर है, मतलब तो ये तो पता होगा आपको कि आत्माराम पांडुरंग क्या हो जाएगा, प्रार्थना समाज डी का वन। अब डी का वन सब में है। ठीक है। उसके बाद राधा स्वामी सत्संग किसने किया था? तो शायद तुलसीराम। सी का फोर, सी का फोर कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है। आइदर बी होगा, आइदर डी होगा, है ना। यहाँ तक तो हम लोग 50-50 क्या हुआ, पहुंच चुके हैं। ठीक है। चलो देखते हैं। जी डब्ल्यू लैटनर, अंजुमन पंजाब, इसको याद कर लेना, लिख लेना नोट्स में। सत्यानंद अग्निहोत्री, देव समाज की स्थापना किया था इन्होंने। तुलसीराम, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी, ये फेमस है। यूपीपीसीएस कितने टाइम प्रीलिम्स में पूछ चुका है। और आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज, ये बीपीएससी यूपीपीसीएस यूपीएससी कितने बार पूछा हुआ है। ओके, तो यहाँ से लर्निंग आपके लिए क्या है, ये दो आपको रिपीट कर सकता है। ठीक है, दो तो आपको पता था। नेक्स्ट स्कॉलर्स है और स्टेटमेंट है। ओके, ये बहुत सुंदर सवाल है, 21 नंबर, मुझे भी अच्छा लगा। तो ये क्या है ना, ये आपका मनसबदारी के बारे में कौन कौन से हिस्टोरियन स्कॉलर क्या क्या कहे हैं, उनको मैच द कॉलम करना है। ओके, तो ये एक स्टैंडर्ड सवाल है नेट जीआरएफ का, और ये आप इंटरव्यू में भी बता सकते हो या मेंस के राइटिंग में भी लिख सकते हो, जब अगर मनसबदारी से सवाल आया तो सीधा आते हैं हम लोग यहाँ पे, टाइम को बर्बाद ना करते। स्कॉलर से पर्सिवल स्पीयर, इन्होंने कहा था डिफाइंड मनसबदार एज द नोबलेस्ट ऑफ द नोबल। ओके। नेक्स्ट डगलस स्टीरसैंड, द मनसबदारी सिस्टम वाज अ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज, इन्होंने कहा था पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज। स्टीफन बाल्क, इन्होंने क्या कहा था, डिफाइंड द मुगल एम्पायर एज अ पैट्रियार्कल ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर। सही है, मोस्ट ऑफ द एम्पायर होते हैं ऐसा, पैट्रियार्कल ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर। लेकिन एक था सातवाना, वो नहीं था। नेक्स्ट जॉन एफ रिचर्ड ने क्या कहा, ये फेमस नाम है जॉन एफ रिचर्ड, imitated the terminology of Islamic corporal military system in मनसबदारी सिस्टम। ठीक है। और मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? अकबर ने 1570 में। ओके, राजा टोडरमल थे उस समय, उनकी सहायता से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग, आज मैं 40 तक होपफुली जाऊंगा। ठीक है, तो आराम से बैठे रहो, देखते रहो, पेन पेपर लेके लिखते रहना है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू regarding the ideas of revival preached by the Hindu Mahasabha and its leaders in pre-independence period। आजादी से पहले की बात कर रहा है, हिंदू महासभा के बारे में। ओके, कह रहे हैं क्या, अब देखो 1 2 3 4 5, 5 स्टेटमेंट है, एटमेक्स कितना करेक्ट है? 3, सब में कितना है, तो मैक्सिमम करेक्ट कितना है? 3, मतलब कोई दो गलत है, देखते हैं कौन सा दो गलत है। ठीक है। The organization and its leaders drew attention to the physical destruction and numerical decline of Hindus। ठीक, ये प्लेन स्टेटमेंट हो गया, अटेंशन ड्रू कर रहा है। नेक्स्ट एमआर जयकर called the Mapila rights a dark chapter of Indian nationalism although they taught Hindus to organize। ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट है, प्लेन स्टेटमेंट है। एक स्टूडेंट ने कहा है, द सूरत सेशन ऑफ हिंदू महासभा इन 1929 कॉल्ड ऑन हिंदूज टू अडॉप्ट नॉन वायलेंस एंड फॉलो गांधीयन मेथड टू अचीव स्वराज। चलो देखते हैं। बीएस मुंजे फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन एकेडमी, पता नहीं अब किसने किया है। फिर बीएस मुंजे एफर्ट्स टू स्टार्ट मिलिट्री स्कूल्स फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ फंड। अब ऐसे कभी हो सकता है क्या? एक तो इसमें ये लिख रहा है कि फाउंड किया सेंट्रल इंडो मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी, और स्टार्ट मिलिट्री स्कूल्स फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ फंड। तो अगर देखा जाए तो मैं, ये स्टेटमेंट है,
मैं इसको पहले रिमूव करूंगा। ओके, ई कहाँ है, एक ही जगह है, इसको हटाओ। नेक्स्ट, ए को मान को चलो सही, चलो प्लेन स्टेटमेंट है, अगर ए मान लो सही, इसमें ए नहीं है, इसको हटाओ, है ना। अब ए बी सी, ए बी डी, ए और बी दोनों क्या है, करेक्ट है। ए और बी, अब बी तुम्हें पता भी नहीं है तो छोड़ दो, पता है कि वो ऑलरेडी सही है। सी और डी में से डिसाइड करना है कि अब कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो ये सी और डी, तो मान लो अमूमन देखा जाता है कि अगर ये बी एस मुंजे का स्टेटमेंट गलत है तो ऑब्वियसली ये सही होगा, ठीक। लेकिन ये लास्ट स्कोप है, मैं उससे पहले बता रहा हूँ। 1929 में बताओ, कांग्रेस का अधिवेशन याद है 1929 का, और 1931 का फेमस, एक लाहौर में हुआ था, एक कराची में हुआ था। कराची में 1929 का, लाहौर में 1931 का। एक जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे हिंदू महासभा का कोई सेशन हुआ ही नहीं था 1929 में, ये ट्रैप दिया हुआ है। बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से फंसाया हुआ है ना। और आपको याद हो कि 1929 में अधिवेशन हुआ है, तो हम लोग अगर 1929 में हिंदू महासभा सभा का अधिवेशन हुआ होता तो ऑब्वियसली किताब में हम लोग पैरेलली पढ़ते हैं। ओके, तो नॉलेज के बिहाफ से इसको हटा सकते हो, और गेस के हिसाब से दो स्टेटमेंट में अगर ये गलत है तो ये सही होगा। तो डी सही है, मतलब ये सही हो जाएगा, बी। और आंसर है, देखो है। तो सवाल पे रुकिए, थोड़ा सवाल से बातचीत किए, आंसर निकल के आ गया। इसी तरह आपको भी एग्जाम में करना है, ठीक है। और कैसे होगा, तो विथ प्रैक्टिस सेशन को देखते रहो आगे भी, और मैं इसी तरीके से पूरा पीवाईक्यू करा दूंगा विथ एडिशनल नॉलेज। और आपका बेसिक खिला हुआ है तो बेसिक भी साथ साथ चलता रहेगा, ओके। अगर कमेंट में अगर आप लोग बताओगे जो टॉपिक आपको पढ़ना है, उसके लिए भी मैं अलग से पढ़ा दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट, तो ये स्टेटमेंट है, पहला तो सही है, एमर जयकार ने भी कहा था मापिला को। नेक्स्ट, बी एस मुंजे फाउंडर द सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन 1935, ये इंपॉर्टेंट है, इसको टेक अवे लिख लेना, है ना। एंड टीचिंग बिगन इन 19 जून 1937। और 1929 में देयर वाज नो हिंदू महासभा सेशन इन सूरत, हाँ, बट लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच, ओ सॉरी, कराची में, लाहौर में हुआ था, है ना। पूर्ण स्वराज्य जमानदे, ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया। आगे बढ़ते हैं, कराची में 1931 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्यूरिंग द reign of which of the following rulers was the famous musical work तूफात अल हुंद। देखो ये बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से देखना, हाँ। देखो कह रहा है क्या, एक किताब है, म्यूजिकल वर्क है, तूफत उल हुंद, किसके रीजन में ये कंपोज किया गया था। औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, बाजीराव वन। तीन तो है आपका मुगल, एक है मराठा, हाँ। अब देखो हम सभी जानते हैं कि औरंगजेब जो था वो, उसको म्यूजिक पेंटिंग सबसे कोई मतलब नहीं था, ओके। जहांगीर को प्यारा था, शाहजहां तो जहांगीर को प्यारा था पेंटिंग, पेंटिंग इसके समय एपिटोम पे था। लेकिन इसका जो रियल आंसर होगा क्या होगा, ये औरंगजेब होगा। तो ये ट्रैप है, ये एक सवाल ट्रैप है, ये फुल्ली नॉलेज बेस्ड है। अगर हम लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना, तो पक्का है कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट क्या करेंगे, उनको पता ही है कि औरंगजेब कोई सबसे मतलब नहीं था। औरंगजेब को पहले क्या करो, एलिमिनेट करो, बाकी तीनों देख लो। और बाजीराव वन, ये तो लड़ाई करते रह गए, तो ये बचा अकबर और बचा जहांगीर। मोस्टली लोग यही पे यही जाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, तो तूफात अल हिंद, ये जो किताब है, मिर्जा खान, रिटन बाय मिर्जा खान ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ औरंगजेब reign। तूफातुल हिंद वाज कंपोज्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ आजम खान, ये औरंगजेब का बेटा का नाम था। इट इज अ ट्रीटीज ऑन म्यूजिक। और तूफातुल हिंद ऑल्सो नोन एज गिफ्ट ऑफ इंडिया, ये सब याद रखना है। और द बुक, दिस बुक इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ब्रज डायलेक्ट, ब्रज भाषा में के लिए एक इम्पोर्टेंट क्या है, सोर्स है। उस समय भी ब्रज भाषा बहुत फेमस था, हाँ। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको नोट कर लेना अपने कॉपी में। नेक्स्ट, मैं खुद बता दूंगा क्या नोट करना है, मतलब सवाल जब डिस्कस हो रहा है तो, ताकि आपका वो 1 पेजर 2 पेजर नोट्स वीडियो रोक के लिख लेना, ताकि आपका तैयार हो जाए। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना। देखो पूर्ण स्वर क्या है, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन लीग।
देख रहे हो कितना ज्यादा नाम आ रहा है और उसका क्रोनोलॉजी में, तो इससे आपको पता चल रहा है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, बुक ऑथर है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ उसकी स्थापना। तो ये सबको जब पढ़ना है किताब में तो इस बार अच्छे से पढ़ना, ध्यान देके। हाँ, अब देखो यहाँ पे सीधा पूना सार्वजनिक सभा कब, ये 1867 दे रखा है कहीं कहीं, और कहीं कहीं 1870 में दिया रहता है। ओके। इंडियन लीग 1875, इंडियन एसोसिएशन 1876, मद्रास महाजन सभा 1884, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, और इसी समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है। देखो कोई भी डेट पढ़ो ना, तो इवेंट को इवेंट मान लो 1885 है, तो ये क्या हो गया, इवेंट डेट हो गया ना, इवेंट डेट हो गया। को रिलेट करो कि क्या क्या और तुम जान सकते हो, हिस्ट्री ऐसे याद होता है। ठीक है। क्या पता मैंने वैलिडेशन किया, चलो हाँ किया। देखो हिंदू महासभा में मैंने किया था क्या, फॉर्मेशन कब हुआ था, 1915 में। कहाँ पे, हरिद्वार में, ड्यूरिंग कुंभ मेला। और इसका एक टर्निंग पॉइंट है 1937 सेशन ऑफ अहमदाबाद। अब क्यों है, जाओ गूगल करो और पढ़ो। ठीक है। नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा, जो ऊपर लिखा हुआ था ये एम जी रानाडे एंड जीवी जोशी एंड एस एस चिपलुंकर के द्वारा स्थापना किया गया था। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन एस एन बनर्जी, आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा एम राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम एंड पी आनंद चार्लू, फेमस है। बॉम्बे एसोसिएशन 1885, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी एंड केटी तेलांग। ओके। तो ये सारे जो स्टेटमेंट है मल्टीपल टाइम्स आपके प्रीलिम्स में आ चुके हैं। हाँ, अब आपको बताना है कि बदरुद्दीन तैयब जी क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे, किस सेशन में रहे थे, कमेंट में बताओ, थे या नहीं। नेक्स्ट, और इनको भी बताना, फिरोज शाह मेहता क्या ये रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, कभी प्रिसाइड किए हैं किसी सेशन को, और किए हैं तो कौन सा सेशन है और जगह कौन सी थी। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, औरंगजेब के बारे में देख लो, जो जवाब था औरंगजेब। इनका दिन क्या है, 1658 से 1707। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो दाहोद गुजरात में इनका जन्म हुआ था औरंगजेब का। कब, 1618 में। 1658 से 1907 ये रीन हो गया, ये शासन किए थे। 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो देखो बैटल ऑफ समूगढ़ 1658। यहाँ क्या होता है ना, ये अपने भाई दारा सिकों को हरा देते हैं और उसको मार देते हैं, है ना। और हमेशा हम लोग देखते हैं सक्सेसर के लिए, थ्रोन लड़ाई होती है, थ्रोन के लिए वॉर ऑफ सक्सेसर। इनको जो मेन कंटेंडर थे, प्रतिद्वंदी थे, कौन कौन थे वॉर ऑफ सक्सेशन के लिए, दारा सिको, औरंगजेब, शाह सुजा, मुराद। इसमें कि बैटल ऑफ समूलगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दारा सिको याद कर लेना। और इसने, औरंगजेब ने क्या किया था, बीजापुर को कैप्चर किया था 1686 में, और गोलकुंडा को 1687 में। देखो 1 साल का डिफरेंस है, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता, आज हो जाते हो, तो याद रखना पहले अल्फाबेट में बी आता है, फिर जी आता है, तो 1686 पहले आएगा और 1687 बाद में आएगा, बी और जी, है ना। तो कंफ्यूज नहीं करना, ये क्या हो गया, निमोनिक हो गया। नेक्स्ट, औरंगजेब के टाइम पे गुरु तेग बहादुर जी को एग्जीक्यूट कर दिया गया था 1675 में दिल्ली में। ये सब फेमस चीजें बता रहा हूँ। और जजिया को रीइंपोज किया गया था 1679। ये इंपॉर्टेंट हो गया। और औरंगजेब के बारे में इतना आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। नेक्स्ट, मैं रिकॉल करा रहा हूँ, चेक करो याद है कि नहीं। अब फिर से जाके पढ़ना, तो एक बार फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 25, ये बुक है, ऑथर है ना। ये भी अच्छा सुंदर सवाल है, लेकिन यहाँ पे दो आपको पता ही होगा पहले से। पहला, देखो विजय अगर मेंस लिखे होगे या विजय अगर एम्पायर के बारे में पढ़े होगे तो ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये फेमस स्टोन क्या है, के ए नीलकंठ शास्त्री, जिन्होंने कहा था विजयनगर एम्पायर के बारे में कि सेंट्रलाइज और वॉर स्टेट है वो। ठीक है, देखना उसको जाकर इनका स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर, ये तो नोन है, पीवाईक्यू में भी है ना। और ये भी पता है, अगर पीवाईक्यू लगाए रहते नेट जेआरएफ का, तो ये भी पीवाईक्यू है, मिल जाएगा आपको पीछे से। रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी हाउस ऑफ इंडिया won its freedom
संजीव सान्याल, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट, द एक्सट्रीमिस्ट इंडिया बिटवीन 1890 टू 1910, अमलेश त्रिपाठी, इसको भी नोट कर लेना। है ना, बुक है, क्या है, बुक है, ऑथर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। आज हमको 40 तक जाना है, सो पेशेंस के साथ सीखते रहो, पढ़ते रहो। व्हाट डज द वर्ड सोंधर मीन्स? ये फुल टॉस है, मारो छक्का। क्यों? बैंक, बिजनेस कम्युनिटी, रैंक, एग्रीकल्चर लोन। क्या लग रहा है, क्या लगाओगे? ऑब्वियस सी बात, एग्रीकल्चर लोन। ठीक है, द वर्ड सोंधर मीन्स एग्रीकल्चर लोन। अब किसके टाइम पे था ये? तो देखो, ये मिडिवल से उठा के सवाल दिया है। क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम मोहब्बत मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, एमबीटी के टाइम पे ये सोंधर जो लोन दिया जाता था, है ना। मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में एमबीटी के बारे में बहुत कुछ बताया है, अगर नहीं जानते तो जाकर देख लेना, है ना। क्यों? टू एक्सपेंड कल्टिवेबल लैंड, एंड इसके लिए एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया गया, दीवाने आमिर कोही। सवाल आएगा कि दीवाने आमिर कोही एस्टेब्लिश बाय एमबीटी। ओके, नेक्स्ट। और ये जब मरे थे एमबीटी, तो एक हिस्टोरियन है, स्कॉलर है, बदायूं, उन्होंने कुछ कहा था, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, जाओ देखो। नेक्स्ट, ये ट्रेवलर है और ये नेशनलिटी है। अब देखो, मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने एक स्टेटमेंट, एक इंफॉर्मेशन अगर तुमको पता होगा, ये सवाल बन जाएगा। जैसे कि उपेंद्र, जो परमार डायनेस्टी के फाउंडर थे, उनका नाम था, ऊपर प्रीवियस वीडियो में बताया था। अ, देख लेना, मैं खुद भूल गया हूँ, देख लेते हैं। सिंगल एक इंफॉर्मेशन से आप उस सवाल को हम लोग किए थे, ठीक है। कृष्णा राज, क्या नाम है इनका? उपेंद्र का, कृष्णा राज। कृष्णा राज याद है, मैंने कराया था, एक सिंगल स्टेटमेंट से सही हो गया था। सेम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, एक सिंगल 27 पता हो क्या? नूनीज, मैंने ये भी बताया है। ये कहाँ का है? ये पुर्तगीज का है। कहाँ का है? पुर्तगीज का। डी का वन देखो, कहीं मिल रहा है तुमको? डी का वन कहाँ है? यहाँ है। बाकी तुमको थॉमस कोरियाट, जीन कार्डिन, फ्रांसिस्को पेल्सियार्ट कहाँ का है, मैटर नहीं करता है। एक स्टेटमेंट पता है, पुर्तगीज, डी का वन। तो एनटीए खुद देता है कि भाई अगर आपको मिनिमम इंफॉर्मेशन हो, मिनिमम इंफॉर्मेशन, उससे भी आप क्या कर सकते हो, करेक्ट करके अपना सवाल ले जा सकते हो, 1 नंबर का मिल गया आपको, है ना। और यहाँ अगर गलत किए तो तुम क्या हो जाओगे? ऑब्वियस सी बात है, बाहर हो जाओगे रेस से, क्योंकि ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो डी का वन, ऑप्शन बी, देखो यहाँ ऑप्शन बी है। ओके, तो थॉमस कोरियाट, ये इंग्लिश है ना, जीन कार्डिन ये फ्रेंच, फ्रांसिस्को पेल्सार्ट डच, एंड नोनिस पोर्तुगीज। अब देखो कौन किसके टाइम पे आया है। थॉमस कोरियाट, ये भाई साहब जहांगीर के टाइम पे आए हैं। उसके बाद ये जीन कार्डिन है, ये औरंगजेब के टाइम पे आया हुआ है रीन में। फ्रांसिस्को पेल्सियार्ट है, ये भी और जहांगीर के टाइम पे आया है। और नूनीज, ये मैंने बता रखा है ऊपर किसके टाइम पे आया, जाकर चेक करो प्रीवियस वीडियो में। देखो, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक कराया था शायद, या 11 या 12 तक। उसको हल्का सा मैंने क्या किया, एनालाइज किया, उसके बिहाफ पे देख रहे हो कितना सवाल बन रहा है। तो ये होता है पीवाईक्यू का जादू, और विथ मिनिमम इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसी तरह डिकोड करते हैं पीवाईक्यू को। ठीक है, नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के बारे में बताना है, कौन सा प्रयाग प्रशस्ति जो है, 5 स्टेटमेंट है, करेक्ट पूछ रहा है। अब फिर से देखो, एट मैक्स कितना है, 3 करेक्ट है, मतलब 2 गलत होगा। चलो देखते हैं। इट इज रिटन बोथ इन प्रोज एंड वर्स। ओके, द इंटायर Prasasti is composed of a single long sentence. Okay. The Prasasti describe समुद्रगुप्ता एज अ ग्रेट म्यूजिशियन, हम लोग जानते हैं, वीणा वादक थे ये, इतना पता होगा, मार्क चलो सी सही है। द मिलिट्री विक्ट्रीज डिपिक्टेड हेयर सर्व्ड एज द मॉडल फॉर कालिदास रघुवंशन। अब देखते हैं। नेक्स्ट, द इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब समुद्रगुप्ता's स्ट्रगल टू अटेन द थ्रोन। ये भी नहीं पता। ओके, अब बताओ क्या सही है क्या गलत है। तो सी तो मैं मान के चल रहा हूँ सही है, तो ये चला गया, इसमें सी नहीं है ना, बच गया ए बी सी। और इट इज रिटन बोथ इन प्रोज एंड वर्स, ये भी मैं मान के चल रहा हूँ सही है।
तो ए होगा, होएगा होएगा, इसको हटा दो। ए बी सी, ए सी, मतलब ए और सी क्या है, सही है, कॉमन है। तो अब देखो बी और सी में, सॉरी, सी और ई में देखना है तुमको, सी और ई, मतलब डी तुमको पता भी नहीं होगा क्या चल रहा है, गलत है, हटाओ। चेक करो सी और ई में कौन सही होगा। ओके, सी और ई में, सी क्या कर रहा है, सी तो सही है, सॉरी, ए सी, बी और ई में, है ना, बी, द एंटायर प्रशस्ति इज कंपोज ऑफ अ सिंगल लॉन्ग सेंटेंस, पता नहीं, और ई, द इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब समुद्रगुप्ता स्ट्रगल टू अटेन थ्रोन। अब बताओ दोनों में क्या पढ़े हो, क्या लग रहा है सही, ये स्ट्रगल किया है क्या समुद्रगुप्ता थ्रोन को पाने के लिए, कहीं भी, और ऑफ सक्सेशन के लिए। तो यहाँ पे नॉलेज और कॉमन सेंस, तो मैं जाऊंगा, मैं इसको गलत करूंगा, बी को सही मानूंगा, तो ए बी सी, ए ऑप्शन सही है, ए बी सी देखो। ओके, इस तरीके से बना सकते हो। इट इज रिटन बोथ इन प्रोज एंड वर्स, द एंटायर प्रशस्ति इज कंपोज्ड ऑफ अ लॉन्ग सेंटेंस, द प्रशस्ति डिस्क्राइब्स हिम एज अ ग्रेट म्यूजिशियन, Samudragupta's military victories depicted in Samudragupta's Prayag Prashasti did not serve as the model for कालिदास रघुवंशम। अब कमेंट में बताओ कि जो किताब है रघुवंशम कालिदास ने लिखा है, किस पे लिखा है। ओके, जैसे मेघदूत उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, बाकी सारी बुक्स उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ Samudragupta's struggle for throne is found on coins, not in the Prayag Prashasti। देख रहे हो, माइन्यूट डिटेल्स है। चलो, हो गया, आगे बढ़ते हैं। 29, यहाँ पे देखो, ये अपोहा लिखा हुआ है इसके बदले, हाँ, और यहाँ देख लो बस ऑप्शन में मैच द कॉलम, अपोहा बुद्धिज्म से रिलेटेड है, सलाका पुरुषा जैनिज्म से, देवादी सिमाया वीरा सेवा, एंड अभिनव गुप्ता सैविज्म। ये तो पढ़ा होगा, अभिनव गुप्ता सैविज्म, इसको रट लो, ठीक है, अलग अलग नेम है और रिलीजन है, उससे ये रिलेटेड है, बाकी मैंने वैलिडेशन नहीं किया है। नेक्स्ट 30, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ये क्या आ गया, मॉडर्न आ गया, ठीक है। तो ये बताओ, इसमें वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 62, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया था। क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, क्या पूछ रहा है, ट्रू, 5 स्टेटमेंट है, कितना सही है, 4 4 4, मतलब एटमैक्स 4 सही है, कोई एक गलत होगा, ठीक है, देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वाज इंक्रीज टू 5, चलो देखते हैं 5 किया 8 किया नहीं मालूम। हाँ, नेक्स्ट, फॉर लेजिस्लेशन नो लेस देन 6, नो लेस देन 6, but then 12, but more than 12 members were added to गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है, 6 और 12 का खेल है। यहाँ पे क्या इंक्रीज टू 5, डाटा है, एनी बिल कुड बी इम्प्लीमेंटेड इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, कोई भी बिल पास किया जा सकता है। चलो देखते हैं। द गवर्नर जनरल हैज had their power to issue ordinances, पता ही है, इसी से ऑर्डिनेंस आया है, without the consent of his council during an emergency which were valid for a maximum of 6 months, जो आज हम लोग के संविधान में इमरजेंसी है, कहीं ना कहीं यहीं से उसका लिया गया है, सोर्स है। नो एक्ट पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल वुड बी वैलिड विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नर जनरल, ऑब्वियस सी बात है, जब तक वो साइन नहीं करेंगे तब तक माना नहीं जाएगा। जैसे कि आज प्रेसिडेंट है, किसी बिल पे साइन करती है, किसी बिल पे साइन करती है, तब जाकर वो क्या बनता है, एक्ट बनता है। ओके, अब बताओ इसमें से कोई एक गलत है, क्या लग रहा है तुमको, कौन सा गलत है, तो ये एनी बिल कुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस समय इतना जो ब्रिटिशर्स इतना लिबरल नहीं थे कि मौका दे दे कोई भी बिल पास कर दो, इंट्रोड्यूस कर दो। ओके, कॉमन सेंस में बता रहा हूँ, बाकी पता हो ना हो। तो अगर सी को हटाओगे, सी सी सी, क्या बचा, बी, ऑप्शन है बी। ओके, इसके लिए मैंने वैल्यूडेशन किया है, किया होगा, देखो यहाँ पे 1861 एक्ट है, इसको पढ़ना। बिल्स कुड जनरली बी इंट्रोड्यूस ओनली विद द प्रायर अप्रूवल सैंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल, है ना, तो खुद से जाके इंट्रोड्यूस नहीं करना है, पहले प्रायर अप्रूवल लिया जाता था, है ना। सर्टेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सच एज पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट, रिलीजन, मिलिट्री अफेयर्स, फॉरेन रिलेशंस कुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द गवर्नर जनरल प्रीवियस सैंक्शन। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत है। द करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए,
Bills were subject to Governor General control, and several categories of bills required his previous sanction before introduction. Okay, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर हो गया, और यहीं पे देख लेना, इसको पढ़ना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. 31 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द पुरानिक एथिक्स. 5 स्टेटमेंट है, फिर से पूछ रहा है करेक्ट. 5 में कितना सही है? 3, कोई 2 गलत है. ओके, 3 सही है, 2 गलत है. ध्यान देना है. अब बताओ कौन सा गलत, कौन सा सही. माइथोलॉजिकल डिटीज आर वर्शिप्ड बाय ऑफरिंग सेक्रीफाइसेस इन फायर. ठीक है. एंसेस्टर्स आर ऑफर्ड ऑफरिंग थ्रू तर्पण. ठीक है. Sannyasa is the stage in which knowledge is acquired, and Vanaprastha is the stage before the final stage of renunciation, and there were no specific rules for the brahmacharya stage. अब सबसे पहला बात ये नेगेटिव स्टेटमेंट है अपने आप में कि देयर वर नो स्पेसिफिक रूल्स फॉर द ब्रह्मचार्य स्टेज. ऑब्वियस ही बात है, कोई ना कोई रूल तो बनाया ही होगा ब्रह्मचार्य को पालन करने के लिए. उसको आपको पालन करोगे तभी ना वो चलेगा कि हाँ ब्रह्मचर्य का नियम का पालन कर रहे हैं. ई को हटा दो, ई यहाँ है, एक ही जगह है. ठीक है. नेक्स्ट. अब देखो ए बी तीनों में कॉमन है. बी को पढ़ना नहीं है, आपको पता हो ना पता हो. ठीक है. यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है. ठीक है. नेक्स्ट देखो. अब देखो सी और डी में देखो. पहला, माइथोलॉजिकल डिटीज आर वर्शिप बाय ऑफरिंग सेक्रीफाइसेस इन फायर. ऑब्वियस सी बात है, प्लेन स्टेटमेंट है, इतना तो हिस्ट्री क्वेश्चन को पता होगा. ए सही होगा. जब ए सही होगा तो कौन सा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा? ए इसमें नहीं है, इसको हटा दो. आइदर ए और बी में से कोई एक सही है. ए बी दोनों. डी और सी में से देखो, सी और डी में से कोई एक सही है. संन्यासा इज द स्टेज इन विच नॉलेज इज एक्वायर्ड. अब बताओ, लोग नॉलेज धारण संन्यास धारण करने के बाद नॉलेज एक्वायर करते थे. बताओ कि सल्वेशन एक्वायर करते थे, मुक्ति. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत. कॉमन सेंस लगाना है आपको कि लोग संन्यास धारण करेगा नॉलेज गेन करने के लिए. ऑब्वियस सी बात है भाई, संन्यास से पहले भी आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं. ओके, तो सी को हटा दो, क्या बच गया? ए बी डी. तो आंसर है क्या? ए, है ना. तो चलो यही है. द रिचुअल ऑफ ओपन आयन वाज नेसेसरी फॉर द ब्रह्मचर्य स्टेज. बाकी प्लेन स्टेटमेंट है. नेक्स्ट. संन्यासा इज द स्टेज efforts are made to attain salvation, not to acquire knowledge. Okay. 32. ये पार्टी है और फाउंडर है. ऑल इंडिया ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये फेमस है, सुभाष चंद्र बोस. इंडियन एसोसिएशन. बाकी बात देखो, यही टर्म कितना बार, 3 बार आ चुका है अभी से लेके. हाँ, ये हो गया सुंदरनाथ बनर्जी. कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी एंड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये तो आपको पता होगा. डी का 3. ये बहुत इजी स्टेटमेंट है हिस्ट्री वालों के लिए. ये इजी केक हो गया, आराम से खा सकते हो. ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस. इंडियन एसोसिएशन सुंदरनाथ बनर्जी. कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी मदन मोहन मालवीय. ये यहाँ से लिख लेना. ठीक है. एंड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बी आर अम्बेडकर. 33. वर्नाकुलर प्लेस एक्ट है 1878. अब कर है क्या, कौन सा इसमें सही है? 5 दिया हुआ है, कितना है? 3, मतलब कोई 2 गलत होगा. ठीक है. चलो देखते हैं. इट वॉज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सीक्रेट अलायंस बिटवीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन एंड सेक्रेटरी स्टेट लॉर्ड सेलिसबरी. ये प्री का स्टेटमेंट है, याद रखना, क्या पता पूछ दे उस समय कौन था सेक्रेटरी जनरल. नेक्स्ट, सेक्रेटरी स्टेट. लिटन एडमिटेड दैट the measure was nominally executive and in reality an legislative and reality an executive act. Obvious सी बात है. During the debate in the Legislative Council, most European unofficial members opposed the bill. चलो देखते हैं. After the bill was passed in Legislative Council, the Governor General took a long time to give his assent. Calling the vernacular press a hydra, Lytton intended to eliminate it through the act with one sudden blow. Okay.
अब बताओ बच्चों, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? ये तो आपको दे दिया, ये तो इजी स्टेप, मतलब इजी हो गया। इजीली तुम क्या कर सकते, इजी केक हो गया, खा जाओ। हल्का सा कॉमन सेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो। करे क्या यहाँ, पकड़ो अब कौन सा है। ड्यूरिंग द डिबेट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मोस्ट यूरोपियन अनऑफिशियल मेंबर अपोज द बिल। भाई, वर्नाकुलर प्रेस को क्या करना है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में प्रेस को क्या किया गया, दबाया गया था, है ना? तो जो यूरोपियन है वो क्या करेंगे, अपोज करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे, वो तो सपोर्ट करेंगे। तो सी क्या हो जाएगा, गलत। सी हटा दो, यहाँ सी है, यहाँ सी है। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट कि आफ्टर द बिल वाज पास्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, द गवर्नर जनरल कौन था, लिटन, टुक अ लॉन्ग टाइम टू गिव हिज एसेंट। मतलब ऐसे मतलब साइन करना। तो बताओ, वो तो चाहेगा ना कि साइन कर, जल्दी से जल्दी साइन करो। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। डी हटा दो, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है ना, खत्म। क्या बच गया, ए बी ई। देखो है क्या आंसर, डी। डी आंसर है। इस तरीके से हम लोग गैस करके निकाल लिए ना। तो यही है, सवाल पे रुकोगे, डरना नहीं है, सवाल से बात करना है, वो आपको खुद जवाब देगा। ठीक है। और थोड़ा सा एलिमिनेशन नॉलेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड, 50-50 जो मैंने ऊपर लिखा सबको लगाना है। 34, इसमें वैल्यूडेशन है क्या? लॉर्ड लिटन है 1876 टू 1880। हाँ, क्या क्या इनके टाइम पीरियड में हुआ था? काल रॉयल टाइटल एक्ट 1876, विच अंडर विच क्वीन विक्टोरिया वाज प्रोक्लेम्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ओके। और इनको कैसर हिंद का दिया गया टाइटल। इन्हीं का टाइम पीरियड में, लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में दिल्ली दरबार लगा 1877 में। वाई हेल्ड टू अनाउंस क्वीन विक्टोरियाज न्यू टाइटल। फिर इन्हीं के टाइम ग्रेट फेमिन आया 1876 टू 78। कहाँ पे आया, वेस्टर्न एंड साउथ इंडिया में। इन्हीं के टाइम पीरियड में आर्म्स एक्ट 1878 एंड सेकेंड एंग्लो अफगान वार 1878 टू 1880। ओके। और एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वहीं 1878 में। तो 1878 में टू इवेंट हो रहा है, एक आर्म्स एक्ट, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, याद रखना है। और ये बाकी सारा चीज ठीक है, लिख लेना इसको, वीडियो को रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। ये अच्छा स्टेप, ये तो खैर मोस्ट ऑफ द इजी है, फुल टॉस है। सितंबर 1948 टू रिस्टोर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन हैदराबाद। ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन पोलो। ठीक है। लेकिन यहाँ जो ये जो तीन लिखा हुआ है ना, मैंने इस पर वैलिडेशन किया है। ये ऑपरेशन मेघदूत, और यहाँ वेक्टस नहीं, कैक्टस ले लिया होगा, है ना, CSC कैक्टस ले लिया, ऑपरेशन विजय। ओके। अब देखो क्या है, जो ऑपरेशन मेघदूत है 13 अप्रैल 1984 को कंडक्ट किया गया था बाय इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स। क्यों किया गया था? टू ऑक्युपाई द स्ट्रेटेजिक हाइट्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर बिफोर पाक कुड डू सो, पाकिस्तान कुड डू सो। इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हुआ था। सिक्योर द साल्टोरो ब्रिज इंडिया ने, और विच डोमिनेट्स द सियाचिन ग्लेशियर। इंडिया जीत जाता है, ठीक है, और सियाचिन ग्लेशियर पे डोमिनेट करता है। नेक्स्ट ऑपरेशन कैक्टस, ये 1988 में कंडक्ट किया गया था, 3 नवंबर 1988 को, टू स्टॉप द कूप अगेंस्ट द मालदीव गवर्नमेंट। मालदीव एक भारत का पड़ोसी देश है ना, उसको, उस सरकार को बचाने के लिए भारत सरकार अपने यहाँ फोर्स भेजी थी 1988 में। ये सक्सेसफुल रहा था। वहां पे जो कूप हो रहा था, कूप मतलब तख्ता पलट, उसको रोक दिया गया था। नेक्स्ट ऑपरेशन विजय, ये कारगिल वार है 1999 में, आपको पता है, इसलिए 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, भारत सरकार मनाती है। नेक्स्ट एक और ऑपरेशन कैक्टस मैंने ऐड किया, ऑपरेशन कैक्टस लिली। ये 1971 में, ये बांग्लादेश को लिबरेशन करने के लिए ना इसको चलाया गया था। ठीक है। और ये 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक चला था। और ये 16 दिसंबर 1971 के दिन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने क्या किया था, सरेंडर किया था। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। बस 5 क्वेश्चन हम लोग दूर है आज के टारगेट से। ये गार्डन दिया हुआ है और एक कस्टोडियन है, कौन कौन है सीधा देख लो। रामबाग नूरजहां, जहराबाग मुमताज महल, शालीमार बाग अकबर अकबराबादी बेगम एंड साहिबाबाद जहांआरा बेगम। इसको रट लेना, लिख लेना, मेडिबल का है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट 36। एट विच सेशन ऑफ मुस्लिम लीग
where the ulema invited and given public prominence. बताओ, उलेमा उलेमा जैसे हमारे यहाँ पंडित जो होते हैं ना, उसी तरह वहाँ पे मौलवी साहब उलेमा होते हैं, उनको क्या किया गया, स्पेशल अटेंशन दिया मिलेगा। वो कौन सा सेशन में? दिल्ली सेशन ऑफ 1918। The 1918 Delhi session was a turning point in the history of Muslim League, as it was the first time the ulema, religious scholars, were invited and given public prominence. Prior to this, the Muslim League focused primarily on political and social issues, but after this session, religious elements were also given a prominent place. देख रहे हो, रिलीजन का रंग चढ़ाया जा रहा है ना। मुस्लिम लीग बना, लेकिन बाद में वो भी धीरे धीरे डाइल्यूट होता चला गया। चलो देखते हैं मुस्लिम लीग कब बना। 30 दिसंबर 1906 ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड अगा खान तृतीय ने मिलकर इनको बनाया था। और इसमें से एक वैल्यू एडिशन है कि मुस्लिम लीग ने कब कंडक्ट किया था डायरेक्ट एक्शन डे? 16 अगस्त 1946। याद रखना इस डेट को। ओके, चलो नेक्स्ट है, द नियोलिथिक साइट ऑफ टी नरसीपुर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ये नियोलिथिक साइट पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? कर्नाटका। ओके, तो नरसीपुर नियोलिथिक साइट कहाँ पे है? कर्नाटका में। और मैंने यहाँ पे देखो एनसीईआरटी से उठा के ये पूरा नियोलिथिक साइट है इंडिया का लिख दिया है। अब देखो नरसीपुर पूछा है, कहाँ है? टी नरसीपुर, है ना, कर्नाटका। बाकी आप देख लेना, नेवासा हो गया, पिकलियल, पय्यमपल्ली, नागार्जुन कोंडा, चिरांद, है ना, बुरजाहोम, रहमान डेरी, किलगुल मोहम्मद, मेहरगढ़, आमरी, कुलदीवा। तो पढ़ लेना इसको अच्छे से। ओके, चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस शिवाजी मिंट लोकेटेड? मिंट मतलब जहाँ पे भारत में भी ये सरकार का है, 4 जगह पूरे जो क्वाइन सिक्का होता है ना, वो 4 जगह है भारत में, वहाँ पे बनता है। बताओ कमेंट में कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो शिवाजी का कहाँ पर मिंट लोकेटेड था? तो इनका जो कैपिटल था रायगढ़, वहीं पे। ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज established the mint in Raigad Fort after his coronation in 1674. This mint minted gold and copper coins. तो गोल्ड को बोलते थे हुन एंड कॉपर को बोलते थे सिवराय। ओके, नेक्स्ट 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन? तो देखो शिवाजी से 2 सवाल बैक टू बैक। अब देखो पूछ रहा है ट्रू कितना है, 1 2 3 4 5, और एटमैक्स कितना सही है? 3, मतलब कोई 2 गलत है। शिवाजी प्रिफर्ड पेइंग कैश सैलरीज रेदर देन रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स। He stopped the illegal plundering of the Mirasidas. शिवाजी wanted to reform existing system rather than create a new one. ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब देखो, चौथ वाज 1/10 ऑफ द लैंड रेवेन्यू। देखो, मान लो तुम नहीं पढ़े हो शिवाजी मराठा, तो घबराना नहीं, स्किप नहीं करना, पढ़ते रहोगे ना, मान लो 3 तुमको नहीं भी पता है, अब ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप तुमको जवाब दे देगा। चौथ वाज 1/10 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड सरदेश मुखी वाज 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू। मतलब दोनों क्या है? लैंड रेवेन्यू, है ना। तो पॉसिबली एक सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो ये जो डाटा है, डाटा को उल्टा कर दिया, 1/10 एंड 1/4। सर देशमुखी, सर देश मतलब 10वां भाग, 1/10, सरदेशमुखी क्या होगा? 1/10। ये स्टेटमेंट भी खुद गलत रहेगा, 1/4 बोल रहा है, और यहाँ 1/10 है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये दोनों डाटा को उल्टा कर दिया। डी और ई हटा दो, ई हटा दो, ई हटा दो, डी हटा दो, क्या बच गया? ए बी सी। सिंपल मिनिमम इन्फॉर्मेशन जो आप क्लास एनसीईआरटी में 11 12 8 9 10 में पढ़ाया जाता होगा, सरदेश मुखी चौथ, वहां से निकाल के लेकर सवाल सही कर लिए। बाकी ये पता नहीं है कि नहीं। इसको कहते हैं सवाल पे रुकना, ठहरना, एलिमिनेट करना, थोड़ा कॉमन सेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखो सरदेश मुखी है ना, 10th कंटेंट। नेक्स्ट, ये 40 नंबर अंतिम सवाल है आज का डिस्कशन का। संपूर्णानंद पब्लिश्ड अ पैम्पलेट इन अप्रैल 1934 proposing the formation of all India Socialist Party. Which of the following statements are true? कितना? 1 2 3 4 5। एटमैक्स कितना करेक्ट है सब में? 3, मतलब 3 सही है, कोई 2 गलत होगा। देखते हैं कौन सा 2 गलत है।
तो पहला स्टेटमेंट है, while formulating a provisional socialist program, he constantly kept India's cultural, historical, political and economic background in mind. Obvious, बहुत प्लेन स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा है, मतलब ये सही है. He did not attempt to follow Leninism. उस समय लेनिन था, बहुत फेमस, ठीक है. कह रहा है क्या कि ये अटेम्प्ट नहीं किया उनको फॉलो करने के लिए. देखते हैं. The immediate goal of the proposed party was to achieve Dominion status, while the goal was to achieve complete independence a decade later. 10 साल बाद. देखो, वाइल जब भी रहे ना, वाइल से स्टेटमेंट ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड किया हुआ है, मोस्टली समझना वो स्टेटमेंट गलत है, जानबूझकर ऐड किया हुआ है इंफॉर्मेशन. कह रहा है क्या कि डोमिनियन स्टेटस, अभी आपको पता होगा कि 1934 में ही एम एन रॉय थे, पहले पहले मांग किए थे, है ना. तो नेक्स्ट, इट प्रपोज द एबोलिशन ऑफ जमींदारी विदाउट कंपनसेशन. अब बताओ कि एबोलिशन ऑफ जमींदारी विदाउट कंपनसेशन आपको लगता है? पहले डी हटा दो, डी कहाँ है, यहाँ एक ही जगह है, डी यहाँ भी है, खत्म. ए बी ई, ए बी सी, ए बी कॉमन है, पढ़ना नहीं है मतलब सही है. अब देखो यहाँ पे ई बच गया और सी बच गया, ई और सी, सी और ई. इट डिमांडेड रिलीजियस फ्रीडम. तो ये ज्यादा स्टेटमेंट प्लेन है. सी मैंने बताया था कि जानबूझकर दिया गया कि 10 साल बाद. और ये भी इट डिमांडेड रिलीजियस फ्रीडम, ऑब्वियस सी बात है, ये प्लेन सिंपल स्टेटमेंट है, कोई भी इंसान क्या करेगा, मांग करेगा. ई पे ले जाओ, ये देखो सही है, मिल गया आंसर. इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, सवाल को सॉल्व कर सकते हो. तो आज 40 तक ही रहने देते हैं. अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 41 से लेकर 60 20 क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से, 60 से 80 और 80 से 100. वीडियो आपको अच्छा लगे कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो, और क्या मैं वैल्यू एडिशन और कर सकता हूँ, फीडबैक दीजिए, देखिए और अपने आप को इन्हांस कीजिए, नॉलेज को बढ़ाइए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए. ओके, टाटा, बाय बाय.